नमस्कार। आज हम लोग 28 जनवरी फर्स्ट सिटिंग मॉर्निंग सिटिंग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जेई मेन का। बने रहिए आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है। आप देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस, कोई एक वीक बेस है, उसका टाइट्रेशन कराना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब यहां पे ना एक पॉइंट छूट गया है। टाइट्रेशन के लिए ना यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, मतलब टाइट्रेशन के को पूरा का पूरा टाइट्रेशन करने के लिए भाई x ml चाहिए। मतलब आप देख लो, यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई एक वीक बेस है, पता नहीं वीक बेस कौन सा है। इस पूरे को कंज्यूम पूरा का पूरा खत्म करने के लिए इसका वॉल्यूम x ml दिया हुआ है। इसका मोलारिटी आप अगर गौर करके देखिए तो मोलारिटी 0.02 है। वीक बेस का वॉल्यूम दिया है 5 ml और इसका मोलारिटी दे दिया है, देखिए 0.02 आप। तो पूरा का पूरा कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए आपको ना x ml लगा HCl का। तो अगर आप देखिए, ये भी मोनोबेसिक एसिड है, ये भी वैलेंसी फैक्टर सेम है, दोनों का मोलारिटी सेम है। तो दोनों आप एक मोल खत्म होगा तो एक ही मोल चाहिए। आप डायरेक्टली मोलारिटी सेम है तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम में भी पढ़ सकते हैं कि भाई 5 ml को खत्म होने के लिए इसका 5 ml ही चाहिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू 5 ml हो सकता है, या आप इसको स्टोइकियोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं। भाई दोनों को खत्म होने के लिए आप बराबर मोल लगेगा, तो इसका मिली मोल दिस इज m1v1 इक्वल टू, दोनों का मोल को बराबर कर देते हैं कि दोनों का भाई कोफिशिएंट भी सेम है, दोनों का वैलेंसी फैक्टर भी सेम है। तो उसके हिसाब से x है इंटू 0.02, इसका वॉल्यूम आपका देख लीजिए, इसका वॉल्यूम मोलारिटी आपका 0.02 और इसका वॉल्यूम आपका 5 ml दिया है। तो ये और ये कैंसिल होने से x का वैल्यू इतना आपका 5 ml हुआ। मतलब इस वीक बेस का 5 ml और इतना मोलारिटी को कंज्यूम करने के लिए आपको HCl का 5 ml चाहिए। ये x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया आपको, ठीक। यहां तक एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आप देखिए, द पीकेवी वैल्यू ऑफ द वीक बेस, जो वीक बेस है उसका पीकेवी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। पीकेवी वैल्यू दिया हुआ है और पीकेवी वैल्यू देने के बाद पूछ रहा है कि पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, पीएच जो टाइट्रेशन कराएंगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच का वैल्यू दे दिया है y, लेकिन यह पीएच किस वक्त का y दिया है, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट, जिस वक्त मतलब जो बेस है वो आधा ही खत्म हुआ है उस वक्त का पीएच दिया है वो 5। पूरा कंप्लीट रिएक्शन का पीएच नहीं दिया हुआ है, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट। मतलब ये हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब आधा खत्म हुआ होगा, इसके रिएक्शन से सॉल्ट आधा बना होगा, तो आधा खत्म करने में बचा कितना होगा भाई, इसका आधा खत्म करिए तो भाई बचा होगा इसका 2.5 ml और मोलारिटी यही बचा होगा। सॉल्ट भी आपका मिलीमोल के हिसाब से अगर देखिए तो मिलीमोल के हिसाब से आप देखिए तो 0.1 मिलीमोल था, बचा कितना होगा 0.05 मिलीमोल और इसका भी बना होगा 0.05 मिलीमोल। मतलब हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब वीक बेस जितना आपने लिया उसका वीक बेस का आधा बच गया और आधा खत्म हुआ। आधा खत्म हुआ उसको हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। उस वक्त का पीएच आपका 5 दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो इस y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपसे पूछा है कि x और y का सम क्या है। तो जब जिस वक्त आपका हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट होगा उस वक्त देखिए कि वीक बेस आधा बच रहा होगा, वीक बेस आधा बच रहा होगा, ठीक है, और उसका सॉल्ट भी आधा होगा। तो वीक बेस आधा का मतलब 0.05 होगा मिलीमोल, 0.05 मिलीमोल और सॉल्ट भी 0.05 मिलीमोल, मतलब दोनों बराबर होगा जो भी बनेगा। तो हम जानते हैं कि किसी सोल्यूशन में अगर वीक बेस रहे उसी का सॉल्ट रहे तो उसको बफर सोल्यूशन कहते हैं, और वीक बेस है उसी का सॉल्ट को हम लोग बेसिक बफर कहते हैं। और बेसिक बफर का हम लोग सब फॉर्मूला जानते थे आपका pH इक्वल टू PKB, ठीक है, PKB और प्लस कंजुगेट एसिड बाई वीक बेस, यही जानते हैं हम लोग। कंजुगेट एसिड का मतलब है जो सॉल्ट से आया होगा, सॉल्ट से। इस पूरे फॉर्मूला में अगर आप कैलकुलेट करिए तो इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो पूरा का पूरा वैल्यू सेम है, तो कटने के बाद log 1 का वैल्यू इसका 0 हो गया। और पीकेबी क्वेश्चन में दे दिया है, पीकेबी वीक बेस का पीकेबी कितना दिया हुआ है देख लो आप, 5.69 दे दिया है। उससे आपका इसका पीओएच का वैल्यू कैलकुलेट होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि पीएच का वैल्यू 5 है, वैल्यू तो आपका पीओएच आया है। हम सब जानते हैं कि
किसी सोल्यूशन का पीएच प्लस पीओएच का सम का वैल्यू 14 होता है। आप इसे अगर पीएच निकालना चाहते हैं तो 14 माइनस 5.69, दोनों को माइनस करिए तो कितना होगा, दोनों को माइनस करिए तो 8 पॉइंट, माइनस करके देखिए तो 8.31 आ रहा लगभग 8.31। तो ये जो 8.31 हो गया पीएच वैल्यू, और इसी को क्वेश्चन में माना दिस वैल्यू इज वाई, इसका वैल्यू वाई के बराबर है। और क्वेश्चन पूछा है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स प्लस वाई का, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, वैल्यू कितना होगा 5, एक्स का वैल्यू 5 और पीएच का वैल्यू 8.31, दोनों को आप सम करिए तो 13.31। उसके हिसाब से हमारा आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखिए तो आंसर 13.31 जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, यह ऑप्शन। अगर क्वेश्चन ऐसा ही है तो इसका आंसर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर से एक बार हम लोग डिस्कस किए, कैसे किए भाई, एक टाइट्रेशन जब होता है ना, तो टाइट्रेशन में यहाँ पे ना सोल्यूशन में कंटेनर में वीक बेस रखा हुआ है, और इसको टाइट्रेशन के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेशन करा रहे हैं, और पूरा का पूरा रिक्वायर्ड का मतलब पूरा का पूरा टाइट्रेशन करने के लिए इस वीक बेस को, इतना वीक बेस को टाइट्रेशन करने के लिए x ml चाहिए। तो भाई दोनों का मोलारिटी सेम है, तो भाई वॉल्यूम भी सेम ही होगा टाइट्रेशन करने के लिए, तो डायरेक्टली आप ट्रिक मेथड से ऐसे सोच सकते हैं आप। बट अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीएच उस वक्त का आपका y है जिस वक्त यह वीक बेस हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट है, मतलब आधा ही खत्म हुआ है। तो आधा खत्म हुआ तो वीक बेस आधा बचा, आधा जितना था उसमें आधा बचा इतना, और आधा सॉल्ट बना, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, और बफर सॉल्यूशन में दोनों सेम है तो कट के इसका वैल्यू 1 है, log 1 का वैल्यू 0, और पीओएच का वैल्यू, चूंकि बेसिक बफर में हम लोग पीओएच का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप सबको पता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो पीओएच का वैल्यू इतना आया, पीएच निकाल लिए यहाँ पे, पीएच का वैल्यू जिसको इस क्वेश्चन में y माना है, और x का वैल्यू हम लोग 5 ml मान चुके, निकाल चुके थे, दोनों का सम किए तो आपका 13.31 कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आज जेईई मेन क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है इस 28 जनवरी वाला क्वेश्चन शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, बड़ा अच्छा आसान क्वेश्चन है, इजी। कह रहा है इसमें से भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ निकेल कॉम्प्लेक्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट का मतलब है, देखिए करेक्ट, देखिए निकेल है, सब देखिए निकेल 2+ है, क्लोरीन है और Na है, तीनों को अगर आप कैलकुलेट करिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिएगा सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का यहाँ पे +2 आएगा, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ भी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, बट दिस इज ए वीक लिगेंड, यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लिखना होगा, निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 0 वाला में 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 2 आपका 1 वीक लिगेंड है। उसके बाद देखते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही चर्चा किया है। तो अगर हम ट्रिक के हिसाब से भी अगर ऑप्शन सोचे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जनरली पेयर करा देता है, अगर ट्रिक के हिसाब से समझे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आप देखिए यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा। अभी हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे, तो दिस इज अ डायमैग्नेटिक, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, तो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, पेयरिंग नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हम लोग को, भी सही है, बट सॉल्व करते हैं। तो निकेल का 28 एटॉमिक नंबर है, 28 में से आप 18 माइनस करिए तो आपका 28 में से नहीं, 2 में 2 चला गया ना, 26 में से 18 माइनस कीजिए तो 8 आया। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए तो आर्गन 18 और 3d 8, ठीक। और 3d 8 में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा लिखे ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट बताइए Cn का बात करें, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पूरा का पूरा पेयरिंग होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कहीं से कहीं पेयरिंग करते हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगा, आप बताइए Cn में, तो पेयरिंग होने के बाद इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। दैट इज व्हाई दिस Cn वाला लिगेंड आपका कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, बट सेम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल में है, यहाँ तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, यह पैरामैग्नेटिक होगा। अब CO का हम चर्चा चले, यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो निकेल 0 का भाई अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो भाई एटॉमिक नंबर 28 में से 18 माइनस करिए तो आपका 10, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो D18 है और 3D10। जब 3D10 हो ही गया तो यहाँ पे तो D पहले ही से सारा का सारा पेयर्ड है, यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
तो पैरामैग्नेटिक ऑप्शन नहीं दिख रहा, उससे फाइनली कंक्लूजन हम लोगों को निकला कि भाई Cn और CO जो ट्रिक से भी हम लोग समझ पा रहे थे, यह डायमैग्नेटिक है। Cn क्लोरीन वाला लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, उसके बेसिस से आंसर आपका 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देख लीजिए। तो सोनू सर आइए, स्वागत है आपका भी, डिस्कशन करिए। चलिए, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा अब हम लोग ऑर्गेनिक का सवाल की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बोलते थे पढ़ाते समय कि ऑर्गेनिक जो है शुरू शुरू में थोड़ा टफ लगता है, बट अगर आप थोड़े से रिएजेंट याद कर ले तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाता पेपर। ठीक है, तो जब जैसा भी सवाल अभी ऑर्गेनिक का आ रहा है, सारा सवाल तो लगभग आसान ही आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ सवाल तो ऑर्गेनिक में नहीं पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा पहला सवाल है ऑर्गेनिक का, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन करवाए हैं Br2 और FeBr3 के साथ। ओके, सो यहाँ पर Br3 लिखा गया है। ओके, Br2 और FeBr3 के साथ, ठीक है। तो जहां तक आप लोग को याद होगा कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि Br2 और FeBr3 जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, Br+ प्रोड्यूस होगा, और वो Br+ कहां जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो चीज बनेगा वो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब इस ब्रोमोबेंजीन के रिएक्शन करवाना NaOH के साथ, तो आपको डॉस प्रोसेस याद होगा। क्या याद होगा, डॉस प्रोसेस। और सिंस ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। सो जब हम इसका रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो क्या होगा, ये Na+, ये OH- है। OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करता है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। बट वन मोर थिंग, सिंस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम, दैट्स व्हाई आफ्टर सम टाइम NaOH will abstract this H+ and we will get phenoxide ion. And what is the use of HCl here? HCl will protonate it and it will convert into phenol. तो जब हम इसमें HCl डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा फेनॉल बन जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग लिए थे NO2+। NO2+ क्या होता है, ये नाइट्रेशन करेगा, और जब ये नाइट्रेशन करेगा तो NO2 ग्रुप कहां जाके जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो C और D मेरा पास क्या होगा, एक होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक होगा मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल। तो सिंस C इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, D इज पैरा नाइट्रोफिनोल, और आपको पता है कि दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कैसे कर सकते हैं, तो आप सबको जानते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है उसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है वो क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। तो सिंपली यहां पर आंसर क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, ये भी बहुत क्वाइट सिंपल सा सवाल है। पूछा जा रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग आयंस। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कार्बन आयन है। बोले क्या है, कार्बन आयन है। अब इन तीनों में एक चीज आप देखिएगा कि यहाँ पर sp कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पर sp2 कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पर sp3 कार्बन पे नेगेटिव है। और नेगेटिव कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और हम लोग क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो किसका ज्यादा होता है, sp कार्बन का, उसके बाद sp2 कार्बन का, उसके बाद sp3 कार्बन का। तो sp कार्बन पे नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सो हियर व्हाट वुड बी द आंसर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा हो जाएगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1। तो आंसर वुड बी ए। आई थिंक 2 ही सवाल है ऑर्गेनिक का भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज से डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अभी तो भाई हमारा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, ऑफिशियल आंसर मेमोरी बेस्ड का ऑफिशियल आंसर शायद 30 या 31 को आएगा। उसके बाद हम लोग फिर से जो रियल क्वेश्चन आंसर जो आया होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। ये देखिए भाई, ऑर्गेनिक में एस्टिमेशन ऑफ द एलिमेंट का है ना, कैरियस मेथड है, ये पहले ही चैप्टर है ऑर्गेनिक का। और इस कैरियस मेथड में ना कहा गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.53, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका 1.53 ग्राम लिया गया है। ठीक है, अब इसको ना कैरियस मेथड में रिएक्शन कराया गया भाई, बहुत सारा प्रोसेस होते हुए, और इसको रिएक्शन करने के बाद इस पूरे प्रोसेस में देखिए AgBr का जो वैल्यू बना है 1 ग्राम बना है।
तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई इसमें जो ब्रोमीन कैरियस मेथड में ना, दिस इज अ टेस्ट फॉर हैलोजन, इसमें जो भी ब्रोमीन आया होगा सबका सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया होगा। तो 1 ग्राम में अगर आप निकाल लेते हैं कि भाई 1 ग्राम AgBr में कितना ब्रोमीन है, सारा का सारा ब्रोमीन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास दिया, तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और इसका 80। तो आप देखिएगा 188 ग्राम अगर टोटल रहता है तो उसमें ब्रोमीन कितना रहता है आपका? 80 ग्राम रहेगा, नहीं? तो अगर 1 ग्राम आप रखते हैं तो कितना होगा भाई? 80 बाई इतना ग्राम कौन सा रहेगा? ब्रोमीन। 1 ग्राम AgBr में ब्रोमीन का अगर आप देखिएगा तो इतना ग्राम होगा। सारा का सारा जो ब्रोमीन होगा वो सारा का सारा ब्रोमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो भाई जो भी ब्रोमीन 1 ग्राम में ब्रोमीन है सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आया और ब्रोमीन का वैल्यू इतना आया है। तो इसको अगर कैलकुलेट आप करें तो परसेंटेज अगर आप देखिए ब्रोमीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वेट ऑफ ब्रोमीन और टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, दिस इज अ परसेंटेज। तो ऑर्गेनिक का ब्रोमीन का वेट है दिस इज 80 बाई 188, दिस इज द वेट ऑफ ब्रोमीन और टोटल वेट आपका है 1.53 इंटू 100 करिए और इसको अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करिए तो 27 आसपास में आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करके देखिए तो इतना ही परसेंट आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा। उसके बेसिस पे अगर आप आंसर देखिए तो आंसर हमारा हिसाब से आंसर ए दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन मेमोरी बेस सही है तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला चैप्टर है, एस्टिमेशन ऑफ द, बहुत सारा मेथड, कैरियस मेथड, दुमाज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, आप इस पे जरूर फोकस करिए। एक बात और हम आप देखना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग ना जेईई मेन 21 जनवरी से डिस्कस कर रहे हैं और एक बात देखने को मिल रहा है कि जो पहला टेस्ट पेपर में ना काफी सारा का पैटर्न सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो जिनका एग्जाम भाई लेट से थोड़ा सा शुरू हो रहा है ना, जिनका एग्जाम अगले बार से ध्यान रखिएगा अप्रैल सेशन में भी कि जिनका एग्जाम पहला डे नहीं, सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे है, तो पहले आए हुआ क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है हर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो ये अब इसमें ना, इसमें काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि रिएक्शन है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और यहां टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिएक्टेंट है, यहां डिक्रीज टू, यहां पे देख लीजिएगा डिक्रीज टू है, मतलब घट करके इतना हो गया। घट करके कितना हो गया भाई? 1/8 हो गया। 2 होता, अगर y होता तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता। मतलब पहले कोई रिएक्शन है, इसमें x था और y और z में चेंज हुआ। पहले अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन A0 मानते हैं इसका, तो बाद में घट करके A0/8 हो गया। इसी को कह रहा है कि डिक्रीज टू, इसको हम लोग T1/8 बोलेंगे। T1/8 मतलब 1/8 तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको T1/8 कहेंगे। ठीक, तो क्या टाइम लगा भाई? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाइम वाला फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जानते हैं, 2.303 K log, और हम लोग सब जानते हैं A0/80। ठीक है, A0/80। इसमें आप T1/8 को अगर रखते हैं तो 2.303 K log A0 और नीचे A0/8 कर दिए तो 8 ऊपर आया, कैंसिल, सॉल्व कर दिए तो इसका वैल्यू 2.303 K log 8। ठीक है, ई वैल्यू आया आपका T1/8 का वैल्यू कैलकुलेट होके इतना आया। ठीक है ना, log 8 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा कह रहा है कि डिक्रीज टू 1/10, 2 लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखिए, कुछ बच्चे बोल रहे सर नहीं 2 सर था, कुछ लोग बोल रहे थे ना y था, तो दोनों में आंसर में फर्क होगा। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 को ध्यान में रखते हुए। तो x फिर यहां पे लिखते हैं, x y और z में लिखेंगे भाई इनिशियल कंसंट्रेशन A0 घट करके A0/10 आ गया। यहां से जो टाइम लगेगा इस टाइम को 1/10 कहेंगे और सॉल्व करें अगर इसके हिसाब से तो T1/10 में फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है 2.303 K log A0/10। 10 यहां हो गया, ये कैंसिल, तो सॉल्व करिए 2.303 K log 10। log 10 का वैल्यू तो 1 होता है।
क्वेश्चन में पूछा है कि t 1/8 और t 1/10 इंटू 10 का वैल्यू क्या होगा। तो इस पूरे वैल्यू को रखिए आप, तो ये और ये तो कैंसिल होगा, ऊपर में क्या बचेगा आपका यहाँ रखने से, यहाँ पे देखिए t 1/8 का वैल्यू को हम लोग log 8 कहेंगे और नीचे यहाँ पे वैल्यू को log 10 कहेंगे। तो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, log 8 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है आपका 0.9/1 इंटू 10 किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके बेसिस पे आंसर आपका 9 दिख रहा है। लेकिन एक दो बच्चा ऐसा भी बोल रहा था ना सर कि ना क्वेश्चन में ना 2 नहीं था, y था। अगर आप y करते ना तो उसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता। करना क्या पड़ता कि इनिशियल कंसेंट्रेशन आपका A0 है और यहाँ पे ना A0 को मतलब y करने का मतलब 1/8 खत्म हो गया, तो बचा क्या होगा उसके हिसाब से अगर सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे रखना पड़ता होगा कि खत्म हुआ इतना तो बचा है यहाँ पे A0/7 करना पड़ता, और यहाँ पे A0/9 करना पड़ता है यहाँ पे, अगर उसके हिसाब से ऑप्शन होता। मतलब इसमें से इसको माइनस करते ना तो भाई A0/9, उसके हिसाब से अगर आपको सॉल्व करते तो दूसरा आंसर आता। बट हम यहाँ पे मान करके ऐसा सॉल्व कर रहे हैं डिक्रीज टू में, उसके बेसिस पे आंसर 9 है। उसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक बार जब फाइनल आंसर की या क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आया, आगे डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो देखते भी नहीं लोग हैं और अपलोड करने में मुश्किल होता है। धन्यवाद, थैंक यू।